गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई लास्ट वीडियो में हमने किया था एटॉमिक रेडियस के बारे में किया था, ठीक है। हम कर रहे हैं एक चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें एटॉमिक रेडियस के बारे में किया था। फर्स्ट सीरीज कौन सी होती है हमारी? सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। ये होती है हमारी फर्स्ट सीरीज। इसी तरीके से सेकंड सीरीज भी कल मैंने लिखाई थी, याद करने का ट्रिक भी बता दिया था कि किस तरीके से याद करना उसको। इसी तरह थर्ड सीरीज भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सीरीज बता दी थी। उसके बाद क्या कहा था कि जो एटॉमिक रेडियस है पहले तो डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, फर्स्टली डिक्रीज होती है अप टू मिड तक तो क्या होती है वो डिक्रीज होती है, एंड देन रिमेन कांस्टेंट फॉर सम एलिमेंट एंड देन आफ्टर इंक्रीज एट द एंड में क्या हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बैठ जाओ फिर तुम्हारी बाद में पहले रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। उस टाइम के लिए कांस्टेंट होती है और उसके बाद क्या होती है एंड में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये डिक्रीज क्यों होती है? बिकॉज लेफ्ट टू राइट, यहाँ तक का रीजन दे रही हूँ मैं कि यहाँ तक डिक्रीज क्यों होती है, बिकॉज लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट में साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इंक्रीज होता है। तो इस वजह से यहाँ तक तो डिक्रीज होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो इस वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका होता है 4s1 3d5 और इसका होता है 4s2 3d5, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 4s2 3d6, नियरली सेम अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वजह से इनका साइज क्या होता है? नियरली सेम होता है। देन उसके बाद क्या है भाई, लास्ट में इंक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू होती है, तो जिसकी वजह से क्या होगी? रिपल्शन, और जितनी ज्यादा रिपल्शन होती है साइज उतना ही ज्यादा क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। आज हम करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। और इससे पहले कर लेते हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर में क्या होता है हमें पता है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। एज वी मूव इन पर्टिकुलर सीरीज, जब हम किसी पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मूव करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है भाई। इसके अंदर देखो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है, हमें मेटल मिलती है, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये हमने हर एलिमेंट के अंदर, एस के अंदर भी, पी के अंदर भी, डी के अंदर भी, सब के अंदर ये किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोर्सेस कि जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। किस टाइप के फोर्स के ऊपर करता है? ये वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं भाई? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा मास होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इतना ही ज्यादा होगा। तो लिखते हैं इसके अंदर, वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट का एस ब्लॉक से ज्यादा होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और डाउन द ग्रुप क्या होगा? वो डिक्रीज। तो यहाँ पर लिखते हैं भाई ट्रांजिशन मेटल। कल हमने किया था कि डी ब्लॉक वालों को हम ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एस और पी के बीच में ट्रांजिशन की तरह काम करती है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है डी ब्लॉक, मतलब एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। जब हमें एस से पी में जाना हो तो डी से होकर जाना पड़ता है।
ठीक है, वैसे नाम इस वजह से दिया गया ट्रांजिशन मेटल, बट डेफिनेशन अगर लिखनी हो ट्रांजिशन मेटल की तो क्या लिखते हैं, जिसके अंदर क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। मतलब डी ऑर्बिटल कैसी होनी चाहिए, पार्शियली फिल्ड होनी चाहिए। फुली फिल्ड अगर डी ऑर्बिटल हो जाती है, मतलब D10 आ जाता है, तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा, वो क्या होगा हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है वाई जिंक कैडमियम एंड मर्करी आर डी ब्लॉक एलिमेंट नो ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, बिकॉज डी जिंक कैडमियम एंड मर्करी हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, नॉट की ट्रांजिशन एलिमेंट। हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट and boiling point. The melting point of transition metal, पहले नोट डाउन करो फिर समझाते हैं। rise to maximum, मतलब मिड तक तो मैक्सिमम होगा, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और जैसे फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं and then fall as atomic number increase। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज क्यों होता है भाई ऐसा, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, और मिड तक क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड अप टू मिडल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन मिड तक तो क्या होते हैं, देखो पहले क्या आता है D1, फिर D2, फिर D3, अनपेड ही है ये, इसमें 1 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2, इसमें 3, और उसमें कितने होते हैं 5 होते हैं, फिर 5 होते हैं, फिर पेयरिंग शुरू हो जाती है D6 में 5। ठीक है, यहाँ पर 4 अनपेड हो जाएंगे, D7 में 3 अनपेड हो जाएंगे, वापस से D8 में 2 अनपेड रह जाएंगे, और D10 में D10 ही होगा, D9 नहीं एग्जिस्ट करता, D10 बना लेता है। वो जो कॉपर है वो 4s1 D10 बनाता है, बिकॉज हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सो इस वजह से S में से इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो जाता है भाई, D के अंदर। ठीक है, तो ये तो था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है साइज के ऊपर डिपेंड करती है भाई। आयनाइजेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा साइज होता है आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो उससे पहले इन्होंने डेंसिटी लिखी हुई है। डेंसिटी देखो, डेंसिटी एज वी मूव इन ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज जब मैं ये लिखती हूँ ना ट्रांजिशन सीरीज, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इंक्रीज होता है, सो इस वजह से साइज डिक्रीज होता है। सो एटॉमिक वॉल्यूम, जो डेंसिटी होती है वो मास और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। सो एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एंड मास तो इंक्रीज होता ही है। लेफ्ट से राइट में मास तो इंक्रीज हो ही रहा है। मास तो चाहे हम लेफ्ट से राइट में मूव करें या फिर अप टू डाउन मूव करें, मास इंक्रीज होता ही होता है। तो डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है,
डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इंक्रीज होता है, अगर मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर वॉल्यूम, वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हमने लिख दिया है वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज मींस वॉल्यूम, एक तरह से अगर हम उसको 3 डायमेंशन कंसीडर करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है। अब हमें ये दो फैक्टर के बेस पर देखना है कि डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, इट मींस डेंसिटी इंक्रीज होगी मास के बेस पर। अब वॉल्यूम के बेस पर देखते हैं, वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर डिक्रीज होता है। वॉल्यूम के डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो दोनों फैक्टर किस में फेवर कर रहे हैं, डेंसिटी को इंक्रीज होने में फेवर कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हेंस density of transition metals increase, ठीक है। डेंसिटी क्या होगी इनकी, इंक्रीज होगी जब हम सीरीज के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद है भाई जो हाईएस्ट डेंसिटी होती है, ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि मतलब डी ब्लॉक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी होती है पेरियोडिक टेबल के अंदर। तो फर्स्ट हाई डेंस एलिमेंट होता है, फर्स्ट जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है पेरियोडिक टेबल के अंदर, वो है इरिडियम, ठीक है। फर्स्ट मतलब हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, इरिडियम की है, सबसे ज्यादा किसकी है, इरिडियम की है। और उसके बाद सेकेंडियम की सबसे कम होती है, एंड सेकेंडियम इज लोवेस्ट डेंसिटी, सेकेंडियम की सबसे कम होती है। हाईएस्ट और लोवेस्ट पूछ लेते हैं ऑप्शन देके कि किसकी डेंसिटी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता भाई, कई जगह कई बुक्स के अंदर है ना इरिडियम की जगह ओस्मियम भी दे रखा है, यहाँ पर ओस्मियम भी दे रखा है। इरिडियम की होती है 222.61 होती है और ओस्मियम की होती है 22.59, इतना ही है। डेंसिटी की क्या होगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 59 है, ठीक है। तो नियरली सेम ही होते हैं, इससे थोड़ा सा कम होते हैं, बट हाईएस्ट इसी की बोलेंगे फिर हम इरिडियम की। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, साइज के। अब वैसे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन इंक देख लो इसमें है या नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। जो आयनाइजेशन एनर्जी है डी ब्लॉक की वो किसके बीच में होती है, एस और पी। पेरियोडिक टेबल के अंदर ये एस ब्लॉक होता है, फिर यहाँ पर बीच में ये डी ब्लॉक होता है, ये पी होता है और ये एस होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। लेफ्ट से राइट में जब हम जाते हैं, यहाँ से जब हम यहाँ पर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बिकॉज साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, पी ब्लॉक की। और पी ब्लॉक में किसकी होती है, नोबल गैस की होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। और सबसे कम किसकी होती है, एस ब्लॉक की। मतलब एस ब्लॉक अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लॉस कर देता है सर। तो इसी वजह से तो जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या करते हैं, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए मोस्टली ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा। मोस्टली क्या, हमेशा ही किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, +1 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, बिकॉज इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। तो S और P के बीच में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी लाई करती है। अब हम बात करते हैं डाउनली ग्रुप की। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज रेगुलरली
as we move in particular transition series, ठीक है। पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जब हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। बिकॉज साइज डिक्रीज होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू साइज डिक्रीज एंड न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इंक्रीज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इंक्रीज होता है तो इस वजह से क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब हम करते हैं डाउन द ग्रुप की टू सक्सेस यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी में ये क्वेश्चन आता है कि भाई देखो वैसे तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज होती है, लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है हमारी कॉपर से, कॉपर से, और यहाँ पर क्या आएगा, सिल्वर, और यहाँ पर गोल्ड, ठीक है। इस तरीके से होता है, इनसे ज़्यादा होती है। क्यों आएगा यहाँ पर रीजन, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2ND, ठीक है। जैसे इसका होगा 4H2 3D10, इसका हो जाएगा 5H2 4D10, इसका हो जाएगा 6H2 5D10, ठीक है। तो फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज में मूव करते हैं। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज ड्यू टू साइज इंक्रीज, बट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज, जो फर्स्ट सीरीज लिखी थी मैंने सेकेंडियम जिंक कैडमियम वाली, सेकंड सीरीज कौन सी थी, यट्रियम जिरकोनियम निगोडियम टंगस्टन वाली जो सीरीज थी, और उसके बाद थी लैंथेनियम हाफनियम टेक्नीशियम वो वाली थर्ड सीरीज थी। तो सेकंड एंड थर्ड सीरीज इज नियरली सेम, इनकी क्या होती है, नियरली सेम, ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट, जो हाँ जिसकी वजह से साइज इनका नियरली सेम होता है, क्योंकि इसके बीच में जो लैंथेनियम है उसके बीच में क्या होता है, 14F ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। यहाँ पर लैंथेनियम था और यहाँ पर हाफनियम था। लैंथेनियम का होता है 57 और हाफनियम का होता है 72, तो बीच में 58 से लेकर 71 तक 14 एलिमेंट F ब्लॉक के आ जाते हैं, जो नीचे पेरियोडिक टेबल में 2 लाइनें दी हुई है वो वाली बीच में आती है। तो 14F ब्लॉक का शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, सो इस वजह से क्या होता है, इनका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसको हम आगे चल के लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है, जनरली हमने पी ब्लॉक के अंदर ये कहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो वो क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पर क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करते हैं, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, ट्रांजिशन मेटल सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
ड्यू टू NS, ठीक है, NS एंड N-1D, ठीक है, NS ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल एंड D ऑर्बिटल participate both participate in bonding due to have comparable energy या फिर have similar energy बोल रहे हो, similar energy, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है भाई, सिमिलर होती है। सो इस वजह से क्या है, NS और N-1D इन दोनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। अब 10 एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते हैं, 2 इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए ये +2 से these metal, so +2 to +7, ठीक है, +2 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं ये। बट इनकी जो जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 एंड +3 है, ठीक है। बट एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ही +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें। अब जैसे कॉपर है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, 4s2 3d10, सॉरी कॉपर का क्या आता है 4s1 3d10, ठीक है। तो कॉपर क्या करेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगर कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d10, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो कॉपर सिर्फ +1 या फिर +2 शो करेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो जिंक है, जिंक सिर्फ +2 ही शो करेगा, 10 के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके सिर्फ +2 शो करेगा, क्योंकि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एस वाले तो लॉस कर देगा, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देकर हम 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस करवा देंगे, बट ये 10 इलेक्ट्रॉन नहीं लॉस कर पाएगा, डी इज फुली फिल्ड, ठीक है। तो इस वजह से ये +2 ही करता है जिंक को। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 एंड +3, ठीक है। जो सभी शो करते हैं वो कौन सी है, +2 एंड +3 शो करते हैं। जो +7 शो करते हैं, +7 शो करने वाले थे जो बीच में +7, नेक्स्ट पॉइंट में लिख देती हूँ यहाँ पर, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय मैग्नीज, मैग्नीज का होता है 4s2 3d5, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज के बाद टेक्नीशियम और टेक्नीशियम एंड Rt, C है Tc एंड Rt, ये +7 शो करते हैं, ओके। इसके बाद है भाई नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ये कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इस वाले चैप्टर से 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और हर एक सेट में कंपलसरी ही है। फर्स्ट क्वेश्चन की वाई ट्रांजिशन मेटल सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका आंसर दूंगी, यदि ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं लिखती, इसका आंसर मैं देखती हूँ पहले। यहाँ पर ट्रांजिशन, ये एक आंसर तो मैंने दे ही दिया है कि वेरिएबल सिमिलर एनर्जी की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करते हैं। एक रीजन और दे दो इसका। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनेगा कि वाई ट्रांजिशन मेटल सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +2 से लेकर +7 इतनी ज्यादा लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे क्यों शो करते हैं, उसमें तुम्हें 3 पॉइंट लिखने हैं।
वो एक सेकंड है वाई ट्रांजिशन मेटल सो मतलब बिहेव लाइक कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं, सेकंड। थर्ड क्या होता है, वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कि जो ट्रांजिशन मेटल है उनके सारे के सारे जो कंपाउंड होते हैं फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर्ड ही क्यों होते हैं। एंड फोर्थ इज क्या होता है कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर भाई 4 से 5 क्वेश्चन है, हर एक सेट के अंदर एक क्वेश्चन होगा ही होगा। किसी में कलर पूछ लेगा, किसी में इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी पूछ लेगा, किसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछेगा, तो किसी के अंदर यहाँ पर कलर्ड हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, कैटलिस्ट हो गया, इंटरस्टिशियल हो गया। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन पक्का हर सेट में मिलेगा और हर बार आता है, ये भी नहीं है कि भाई नहीं आता हो। सेकंड इसका जो है वो ये है भाई पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं इसके पास, तो इस वजह से ये क्या करता है, शो करता है। सेकंड अब करते हैं भाई कैटालिटिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर इससे ये भी पूछा जाता है कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि कैटलिस्ट मतलब नाम दे देंगे, जैसे वैनेडियम दे दिया V2O5, तो मैंने 7 चैप्टर में तुम्हें जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस करवाई थी, पूरा जो बड़ा सारा डायग्राम बनाया था, उसमें वॉशिंग टावर था, ड्राइंग टावर था, और फिर हम इम्प्योरिटीज वगैरह वॉश कर रहे थे जिसमें हमने H2SO4 की प्रिपरेशन की थी। तो वहाँ पर मैंने एक कैटालिटिक कन्वर्टर भी, कैटालिटिक कन्वर्टर से भी एक चैम्बर था, वहाँ पर कैटालिस्ट हमने यूज किया था V2O5 डाई वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये पूछ लेगा कि डाई वैनेडियम पेंटाऑक्साइड किस प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है, तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है डाई वैनेडियम पेंटाऑक्साइड किसके अंदर यूज किया जाता है, तो हमें बताना होता है भाई वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है। 1 मार्क्स में ये भी पूछ लेते हैं, तो पहले मैं कैटलिस्ट का नाम ही लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। सबसे पहले है V2O5 ही लिख लेते हैं। V2O5 कैटलिस्ट है, ये इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, कौन सी प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। अब ऊपर करते हैं भाई, ठीक है, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सेकंड कैटलिस्ट है हमारे पास कोबाल्ट, CO इन फिशर ट्रोप्स प्रोसेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन को हम डेली लाइफ के अंदर क्या बोलते हैं, पेट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट इज निकल। निकल को तो बहुत जगह यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन वगैरह में यूज किया जाता है, इसी के अंदर है ये, इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल से तुमने छोटी क्लास में वेजिटेबल घी बनाया हुआ है, जो मतलब जिसको देसी भाषा में डालडा बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। एंड फोर्थ है भी हमारे पास प्लैटिनम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, थोड़ा बहुत ये मतलब इसको हम प्लैटिनम को कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं,
प्लैटिनम को हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पर जो प्लैटिनम होता है भाई थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, तो इसलिए वहाँ पर V2O5 यूज़ किया जाता है। प्लैटिनम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है। एंड फिफ्थ इज आयरन। आयरन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। ये सारे के सारे हमने 7 चैप्टर में प्रोसेस की हैं बाय हेबर प्रोसेस। ठीक है, ओके। अब रीजन क्या है भाई, ये बिहेव क्यों करते हैं कैटलिस्ट की तरह, रीजन क्या है इसके पीछे। फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, या फिर इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल प्रेजेंस एलिमेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। सेकेंड इज transition element show variable oxidation state, variable oxidation state। ठीक है, variable oxidation state शो करता है। एंड थर्ड इज ट्रांजिशन metal provide large surface area with large surface area with free valency। ठीक है, free valency on which reactant is adsorbed। ये हम 5th चैप्टर में कर चुके हैं। अब्जॉर्ब क्या होता है और एडजॉर्ब क्या होता है, दोनों तरह के प्रोसेस हमें पता है। तो ये क्या होता है भाई, लार्ज, ये 3 रीजन लिखने हैं तुम्हें। अगर क्वेश्चन आ जाता तो ये तीनों पॉइंट लिखने हैं, 2 या 3 नंबर में आएगा ये वाला कि वेब कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं, तीनों पॉइंट लिखने हैं तुम्हें। उसके बाद है कलर्ड आयन। ये कलर्ड आयन वाला करते हैं बस, उसके बाद फिर बाकी कल करेंगे। तो ये इस वीक में चैप्टर पूरा हो जाएगा शायद। कलर्ड आयन, most of transition metal compound are colored in solid as well as aqueous state। दोनों के अंदर क्या होता है, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स कलर्ड शो करता है। अब रीजन देखते हैं इसका। फर्स्ट इज ट्रांजिशन मेटल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल के अंदर। तो इसके अंदर प्रोसेस क्या होते हैं भाई, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर भी हम करेंगे कि जब जो डी ऑर्बिटल होती है वो डी ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो डी ऑर्बिटल है वो 5 डी ऑर्बिटल होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होती है हमारे पास, ठीक है। अब इन 5 में से क्या होता है, ये 3 एक जैसी होती हैं और 2 एक जैसी होती हैं, ठीक है। 5 में से 3 एक जैसे होते हैं, 2 एक जैसे होते हैं, इनकी 3 की सिमिलर एनर्जी होती है, 2 की सिमिलर एनर्जी होती है, ठीक है। तो इन 3 वाले को क्या बोलते हैं, T2G, बिकॉज इनका जो लोब है वो होता है बिटवीन द एक्सिस, इस तरीके से होता है, ठीक है। इनका लोब क्या होता है बिटवीन द एक्सिस। अगर एक्स वाई बनाना हो तो यहाँ पर एक्स वाई ले लेना, वाई जेड बनाना हो तो वहाँ पर वाई जेड ले लेना, जेड एक्स बनाना है तो यहाँ पर जेड एक्स ले लेना, ठीक है। तो ये T2G, टी का मतलब क्या होता है ट्रिपली, 3 है ना ये, तो इसी वजह से ट्रिपली डीजनरेट बोलते हैं। इनकी डीजनरेट मीन सेम एनर्जी। और डबली इसको बोलते हैं इजी। इनके जो लोब होते हैं ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, ठीक है। इनके लोब क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, सिमिलर। सो इस वजह से ये 3 एक जैसी एनर्जी होती है, 2 एक जैसी। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, डी के पास 5 ऑर्बिटल है, ऐसे ही बनाना है तुम्हें भी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, 3 एक जैसे होते हैं। इसके अंदर क्रिस्टल, जैसे ही लिगेंड मतलब कंपाउंड कब बनता है, जब 2 चीजें मतलब मेटल है उसके पास कोई दूसरा एलिमेंट अप्रोच करता है, उसके पास आता है, तभी तो कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो इसके पास अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेट में, ये है हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ जाता है, तो ये क्या करता है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में था, यहाँ से यहाँ गया, इसने क्या किया, एनर्जी अब्जॉर्ब की। इसको T2G बोलते हैं, इसको इजी बोलते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब की। एक्साइटेड स्टेट में ये ज्यादा देर तक नहीं रह पाता, एक्साइटेड स्टेट में ये ज्यादा देर तक नहीं रह पाता, बिकॉज हमें पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यहाँ पर इसने एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी ज्यादा हो गई, बट स्टेबिलिटी क्या हो गई है इसकी, कम हो गई है। और कोई भी चीज है वो स्टेबल होना चाहती है, तो इस स्टेबल होने के लिए वापिस से क्या करता है, वापिस से नीचे आ जाता है और एनर्जी को क्या कर देता है, एमिट करता है इन दी फॉर्म ऑफ कलर। वो क्या करता है, इन कलर, मतलब विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है वो वाली जो वेवलेंथ है, और वो हमें क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देती है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कल लिखेंगे, आज इतना ही करते हैं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, कोई डाउट आए तो व्हाट्सएप करके पूछ लेना।